हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है पहले और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात 32:9 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 8:9 है। तो हमें बेलन दिए हैं दो और दोनों बेलन के आयतन का अनुपात दिया है। तो बताइए, पहले बेलन के आयतन को हम B1 मान लें और दूसरे बेलन के आयतन को हम B2 मान लें। तो दोनों के आयतन का अनुपात कितना है? 32:9 है। और इन बेलन की ऊंचाई का अनुपात H1 रेशियो H2 जो दिया है 8:9 दिया है। यहां पर हम त्रिज्या और मान लेते हैं। पहले बेलन की त्रिज्या R1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2। आगे कहता है यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइएगा दूसरा जो बेलन है इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको ये पता है कि बेलन का जो आधार होता है वह वृत्त होता है। तो हमें ये जो दिया है वह वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो बताइए इसके अनुसार वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर बराबर कितने के होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 22/7। R2 स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइएगा 22 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 22 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा? 28 बार। तो यहाँ पर आ जाता है R2 स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। R2 स्क्वायर बराबर, अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4 गुणा 7। इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। तो R2 की जो वैल्यू आ जाती है 7 गुणा 2, क्योंकि दो पेयर में से एक 7 बाहर आ जाता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और यहाँ R2 की वैल्यू हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो दूसरे बेलन की जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर। इसका मान कितना आ जाता है? 14 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा है? पहले बेलन की त्रिज्या बताइएगा। तो हमारे पास दोनों का आयतन का अनुपात है। तो बताइएगा आयतन क्या होता है बेलन का? पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2। और दोनों का रेशियो कितना दिया है? 32:9 दिया है। यहाँ पाई से पाई कट जाता है। बताइए R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर गुणा क्या लिख सकते हैं? H1 अप बटे H2 बराबर 32/9। और दोनों की ऊंचाई का अनुपात हमारे पास 8:9 है। तो यहाँ पर दोनों की ऊंचाई का अनुपात रख लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर गुणा 8/9 लिख सकते हैं बराबर 32/9। 9 से 9 कट जाता है। 8 से 32 को काटते हैं कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो रेशियो आता है R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर कितना आता है? 4। इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो दोनों का जो रेशियो आएगा R1 अपॉन R2 बराबर हो जाता है 2/1 हो जाता है। बताइए R2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितने के बराबर? 14 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से दो की वैल्यू कितनी हो जाती है? 28 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन की जो त्रिज्या आ जाती है वह 28 सेंटीमीटर जाती है। और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है 20 सेंटीमीटर है। और घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइएगा घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर दिया है 256 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब हमसे क्या पूछा है? घनाभकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं घनाभ का जो विकर्ण होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो घनाभ के अंदर जो सबसे बड़ी छड़ होगी वह विकर्ण होगी, तो हमें विकर्ण की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये वैल्यू दी है, इसका क्या करें हम, स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर, अब इधर भी स्क्वायर हुआ होगा तो यहाँ पर कितना हो जाता है 400 हो जाता है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू हमारे पास प्रॉपर दे रखी है 256, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 256 बराबर 400। तो इधर प्लस है, उधर जाकर ये माइनस का होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 144। देखिए यहाँ पर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, अब हमसे हम कहें कि इस पर क्या निकालना है, हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण क्या, बिल स्क्वायर रूट लगा दे इधर बोथ साइड, तो क्या निकल जाता है, ये विकर्ण की लंबाई आ जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 12। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जो होगी 12 सेंटीमीटर होगी, और ये इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। तो बताइएगा, अर्धगोलीय कटोरा है जो द्रव से भरा हुआ है, और इस कटोरे की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतल में भरा जाता है। तो एक बेलनाकार बोतल है और इस बोतल में इस द्रव को भरा जाता है। तो इस बोतल की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। आगे इसने पूछा है यदि कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो पहले बताइए कटोरे का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई। अब इसकी आर कितनी है 18, तो 18 का क्यूब हो जाता है। बोतल का आयतन कितना होगा, तो बेलनाकार बोतल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो एच हो जाता है। तो बताइए बोतल का आयतन है और ये कटोरे का आयतन है, तो बताइए कटोरे को बोतल से खाली किया जाता है, तो एक बोतल में तो खाली नहीं होगा, तो इस प्रकार की कितनी बोतल लगती है, एक्स बोतल लगती है। यदि कटोरा बोतल ने खाली किया है तो दोनों का आयतन समान हो जाएगा, क्योंकि एक्स बोतल के द्वारा खाली हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 2/3 पाई, तो पाई से आप पाई यहाँ पर काट सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 2/3, 18 का क्यूब, तो 18 कितनी बार 3 बार आएगा बराबर, तो 9 और 9 छंग 54, तो यहाँ 54 लिख सकते हैं गुणा एक्स। अब 18 से 54 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 बार। अब 3 छंग 18 होगा, अब 3 से इसको डिवाइड करो 2, तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 हो जाता है। तो कितनी बोतल लगेंगी, 72 बोतल लगेंगी इस अर्धगोलीय कटोरे को खाली करने में, और ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर कितना हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ऐसा शंकुकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइए, एक शंकुकार पात्र है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, और यह पानी से भरा हुआ है। यदि पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाए, तो जो पानी इस शंकुकार पात्र में था उस पानी को बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाता है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो उस पात्र में पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो जिस पानी को इसमें उड़ेला जाता है तो इस पात्र में पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो बताइएगा, दोनों पात्र में पानी की मात्रा समान है, जितना पानी शंकुकार पात्र में था उतना ही पानी बेलनाकार पात्र में है, तो हम कह सकते हैं दोनों का आयतन समान होगा। तो बताइए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए आर कितनी है 20, 20 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी यहाँ पर 27 है बराबर होगा। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कितनी है 15 का स्क्वायर हो जाता है, और इंटू एच, एच हमें निकालनी है। अब देखिएगा पाई से पाई कट जाता है, तो 1/3, यहाँ पर 20 का स्क्वायर है तो हम 20 की 2 बार गुणा कर सकते हैं, 20 गुणा 20 गुणा 27 बराबर,
15 की गुणा हम 2 बार कर सकते हैं, 15 गुणा 15 और गुणा h। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर। 5 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15 होता है, अब 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब यहाँ पर हो जाता है 3 दिया 9, अब 9 तिया 27, और ये 3 इस 3 से कट जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है 16, और 16 किसका मान आ जाता है, h का। तो हम कह सकते हैं बेलनाकार पात्र की ऊंचाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ऐसे ठोस गोलों की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचा और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन बनाया जा सके। तो बताइएगा, हमारे पास गोले हैं और जिनकी जो व्यास दिया है, व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम कह सकते हैं इनका जो डायमीटर है गोलों का वह 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ रेडियस कितनी हो जाती है, 3 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इन गोलों को पिघलाकर एक क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है, और बेलन की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस कह सकते हैं इसकी 2 सेंटीमीटर, और इस बेलन की ऊंचाई जो है 90 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने गोलों को पिघलाया गया होगा, आपसे ये पूछा है, तो बताइएगा। तो गोलों का आयतन बराबर होगा किसके, क्या बनाया जाता है पिघलाकर, बेलन, तो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं पिघलाने के बाद आयतन समान रहता है बेलन के आयतन के। तो हमें गोलों की संख्या नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x है। तो बताइएगा x, अब एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहाँ पर r कितना है, 3 का क्यूब हो जाता है, बराबर होगा। अब बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर r कितनी है, 2 का स्क्वायर, अब इंटू h कितनी है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई से यहाँ पाई कट जाता है, तो यहाँ पर x गुणा 4/3। अब यहाँ पर देखिएगा r क्यूब है, तो यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 बार है, बराबर। अब 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 4 गुणा 90, 3 तिया 9, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और ये वाला 3 से ये 3 कट जाता है। अब इस 4 से ये 4 कट जाता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10, और ये x क्या है, गोलों की संख्या है, और हमसे यही पूछा गया है। अब बताइए गोलों की संख्या, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो बताइएगा एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कोण बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। अब एक बात बताइएगा, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है आपको, यहाँ पर 72 सेंटीमीटर दी है। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु के आधार की त्रिज्या पूछिए। तो आप जानते हैं जब पिघलाकर कोई वस्तु बनाई जाती है तो आप कह सकते हैं दोनों का आयतन समान होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर होगा यहाँ पर किसके, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के। तो आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो 2/3 पाई, यहाँ पर r कितनी है, 4 का क्यूब हो जाता है। अब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r, तो इसकी r हमें निकालनी है, r स्क्वायर इंटू h कितनी है यहाँ पर 72 है। बस हम इसको प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा 3 से ये 3 कट जाता है, पाई से ये पाई कट जाता है, तो यहाँ पर 2 है, और गुणा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाता है, बराबर r स्क्वायर गुणा 72 हो जाता है। तो आप जानते हैं, देखिएगा 4 से काट दीजिएगा इसे, पहले 2 से इसे काट दीजिएगा, कितना आएगा यहाँ पर 36 आ जाता है।
आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64/36 हो जाता है, बराबर आर स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा और नीचे 6 आ जाता है, बराबर आर स्क्वायर। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, बराबर आर आ जाता है। तो बताइए आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/3 आर आ जाती है। तो जब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 1.33 सेंटीमीटर क्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है, और ये हमारा आंसर हो जाता है प्रॉपर। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक को, जिसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा गोला बनाया जाता है, तो गणना कीजिए कितने गोले बनेंगे। तो बताइएगा, छिन्नक है जिसके बड़े आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और छोटे आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दो आधार है, तो इसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, और छिन्नक की जो ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर, को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। और इस गोले की जो त्रिज्या है, क्योंकि हमें तो व्यास दे रखा है, तो हम जानते हैं डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसे पिघलाकर बहुत सारे गोले बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा है कितने गोले बनेंगे, तो हम जानते हैं यहां पर देखिएगा, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर होगा गोलों के आयतन के, गोलों के आयतन के, क्योंकि जब पिघलाकर कोई भी चीज बनाई जाती है तो आयतन समान होता है। अब एक बात बताइएगा, पहले आप जानते हैं छिन्नक का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, बराबर यहाँ पर गोले का आयतन कितना होगा, गोले कितने हैं हम मान लें एक्स। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर, तो इसकी आर कितनी, एक, एक का क्यूब हो जाता है। अब देखिए हम प्रॉपर यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको 3 से इसको 3 काट देते हैं, पाई से यहाँ पाई काट देते हैं। यहाँ आर कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 प्लस स्मॉल आर कितनी है, 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, प्लस अब आर इंटू आर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 500 हो जाता है। आई इंटू कितना है, 18 है, बराबर 4x, क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है, तो यहाँ एक आ जाता है, 4x हो जाती है वैल्यू। अब इन्हें हम प्रॉपर जोड़ लेते हैं, यहाँ 900, 900 में 600 जोड़ेंगे तो 1500, 25 गुणा 18 बराबर 4x हो जाता है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करिए, 2 आ जाता है, यहाँ 9 आ जाता है, 9 पंजे 45 हो जाता है। अब 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। अब 9 पंजे 45, 45 2 47 हो जाता है। अब 9 का ना 9 और 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है। तो 13,725 बराबर 2x। अब 2 से इसको हम भाग कर लेते हैं, 2 छंग 12 हो जाता है, बचा कितना, एक, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है, 2 दूनी 4 और फिर 0.5 हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर कितने गोले बनेंगे, 6,862 गोले बनेंगे, क्योंकि x का मान कितना आ जाता है, 6,862, और ये हमारा प्रॉपर आंसर आ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ का आयतन 3,300 सेंटीमीटर क्यूब है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 37 सेंटीमीटर है। तो एक घनाभ है और इसका क्या दे रखा है, आयतन दिया है। तो आप जानते हैं घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो आयतन दे रखा है, देखिएगा कितना दिया है, इसका वॉल्यूम 3,300 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब उसने कहा लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, यहाँ पर 37 सेंटीमीटर है। आगे कहा घनाभ की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। जब इन प्रॉपर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए एल भी आ जाती है और बी भी आ जाती है, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर बी कट जाता है तो 2l बराबर यहाँ पर कितना हो जाता है, 50।
और 50 का जैसे आधा करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 25 आ जाती है। तो घनाभ की जो लंबाई है वह कितनी आ जाती है? 25 सेंटीमीटर आ जाती है। और दोनों का योग कितना था? 37 था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ जाती है? 12 आ जाती है। अब हमारे पास देखिए आयतन दिया है, तो आप जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और बराबर कितना है? 3300 सेंटीमीटर क्यूब है। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 25 है। बी की वैल्यू यहाँ पर 12 है, और गुणा एच बराबर 3300 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब 25 से डिवाइड करना चाहें तो इसको 25 से डिवाइड कर लें, या इसको प्रॉपर आप इस प्रकार से लिख लें तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिएगा 25 गुणा 12 गुणा एच बराबर 33 गुणा 100 लिख लें, तो आप डायरेक्ट सीधा सा भाग कर लें। 25 चौका 100 हो जाता है, और 4 से इसे डिवाइड कर दें 3, और 3 से इसे डिवाइड कर दें तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती है? 11 सेंटीमीटर आ जाती है। तो घनाभ की जो ऊंचाई है वह 11 सेंटीमीटर आ जाती है। तो हमसे क्या पूछा है? घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो घनाभ की जहां ऊंचाई कितनी हो जाती है? 11 सेंटीमीटर हो जाती है, और यही हमारा प्रॉपर सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मंदिर के शंकुकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो एक शंकुकार शीर्ष है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो स्लांट हाइट कितनी है यहाँ पर देखिएगा? 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर। आगे उसने कहा उसके आधार की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, तो ये आधार है, तो इसके आधार की त्रिज्या जो है 11 मीटर है। आगे उसने कहा यदि इसे पेंट कराने की अनुमानित लागत 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा इसका जो पेंट होगा वो कर्व सरफेस एरिया पर होगा। आप जानते हैं शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। तो यहां पर देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ आर का मान कितना है? 11 है, और एल का मान यहाँ पर कितना है? 10 है। हमारे पास दे रखा है देखिएगा 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पे पेंट कराना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसका देखिए सरफेस एरिया निकाला, अभी गुणा नहीं करें लेकिन हमें से टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट किस प्रकार से निकाली जाएगी? क्योंकि हमारा एरिया आ चुका है इतना, मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 7 से गुणा कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं 22/7 गुणा 11 गुणा 10, और गुणा किससे कर दें? 7 से, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती है रुपए में। अब सिंपल सी देखिए गुणा भाग हो जाती है, 7 से ये 7 कट जाता है, तो 11 दूनी 22 हो जाता है, 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 हो जाता है, और गुणा 10 करेंगे तो हम कह सकते हैं टोटल जो कॉस्ट होगी 2420 रुपये होगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 2420 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनीय खंड के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला काटा जाता है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो एक क्या है? क्यूबिक सरफेस है, इसके प्रत्येक सरफेस से एक अर्धगोला काटा जाता है। तो आप जानते हैं जो घन में सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, और प्रत्येक सरफेस से क्या काटा जाता है? अर्धगोला काटा जाता है। इस सरफेस से एक अर्धगोला काटा गया, इस सरफेस से भी एक अर्धगोला काटा गया, इस सरफेस से भी एक अर्धगोला काटा गया, और इस सरफेस से भी एक अर्धगोला काटा गया। तो आपको ये पता है जो घन होता है उसके टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6, और 6 के 6 सरफेस से एक अर्धगोला काटा जाना है, तो 4 सरफेस तो आपको दिखाई देते हैं और 2 सरफेस इनके पीछे होंगे। तो आपको ये पता है जो घन होता है उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a² होता है। अब इसके टोटल सरफेस से कुछ एरिया काटा जाता है, तो बताइएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा जो अर्धगोले का जो आधार होता है, जो बेस होता है वह क्या होता है? सर्किल होता है। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? πr² होता है। इसी प्रकार से इसका एरिया जो होगा πr² होगा। इसी प्रकार से इसका जो एरिया होगा
ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका भी एरिया जो होगा वह पाई आर स्क्वायर होगा। जो घन का टोटल सरफेस एरिया है उस एरिया में से यह एरिया कम हो जाता है। तो बताइए कितने अर्धगोले हैं, तो 6, तो 6 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया कम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ एरिया ऐड हो जाता है, ये वाला एरिया ऐड हो जाता है, और ये क्या होता है, अर्धगोले का सरफेस एरिया होता है। तो आप जानते हैं अर्धगोले का सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कितने अर्धगोले बने हैं, 6। तो आप देखिएगा इसमें 6 अर्धगोलों का सरफेस एरिया ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा वह कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो 12 में से 6 घट जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 ए स्क्वायर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, जो ये क्यूब है इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है डायमीटर है, तो हमारे पास जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से अर्धगोले की क्या निकाल लेते हैं हम, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वह कितनी हो जाती है, 2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, देखिएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 6 गुणा, अब जो घन है उसकी भुजा कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, प्लस 6 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 होगी। अब यहाँ पर आर जो है वो कितने सेंटीमीटर, 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा, यहाँ 4 हो जाता है। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 600 प्लस इसकी इससे गुणा करते हैं कितना आएगा, 132 गुणा 4 और बटे 7 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ 600 आएगा प्लस 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 तिया 12 और 4 और 1 5 और बट्टे कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब 528 को हम 7 से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाता है, बचा कितना 3, यहाँ 8 7 पंजे 35 हो जाता है, बचा कितना है 3। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर कितना है, ये 600 प्लस 75 सही 3/7 इसमें ऐड हो जाता है। तो जैसे हम इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हो जाती है 675 सही 3/7, और यही टोटल सरफेस एरिया हो जाता है बचे भाग का। तो हमसे यही पूछा था, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपका कितना आएगा, 675 सही 3/7 इसका सही आंसर हो जाता है, और ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बेलन की त्रिज्या को उसकी वास्तविक त्रिज्या के 50% तक कम कर दिया जाता है। तो एक बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाता है। तो अब एक बात बताइए, इसकी कोई त्रिज्या थी, उस त्रिज्या को 50% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। इसका मतलब इसकी जो रेडियस थी R1 थी, तो R1 का मान कितना हो, 2 हो, तो इस बेलन की जो त्रिज्या हो जाती है वह 2 से 1 कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा R2 की वैल्यू जो हो जाती है कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आगे उसने कहा यदि इसका आयतन पहले जैसा हो, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहे, समान रहे, तो इसकी ऊंचाई मूल ऊंचाई का k गुना हो जाती है। इसका मतलब यदि पहला ऊंचाई कितनी थी, 1 थी, तो 1 का कितना गुना हो जाती है, k गुना, तो कितनी हो जाती है, k हो जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं h2, और दोनों का आयतन क्या है, समान है। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइएगा बेलन का आयतन कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर है दोनों का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए पाई से ये पाई कट जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर H2 बटे H1। तो बताइए R1 और R1 और R2 का रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो R1 का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और R2 का रेशियो कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, बराबर देखिएगा H2, तो H2 कितना है, यहाँ पर K है, और H1 कितना है, 1 है, तो 1 से 1 कट जाता है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। और यही हमसे पूछा था K का मान ज्ञात कीजिएगा, तो K का मान कितना हो जाता है, 4, और ये इसका सही आंसर
हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिज्या r के एक गोले की सामग्री को पिघलाया जाता है। तो एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर मोटाई a और बाह्य त्रिज्या b के खोखले बेलनाकार खोल में बदल दिया जाता है। तो एक खोखला बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खोखला बेलन। इस प्रकार से ये खोखला बेलन बनाया जाता है। इसकी क्या दे रखी है? मोटाई दी है। तो ये मोटाई कितनी है इसकी? a है। आगे उसने कहा बाह्य त्रिज्या। तो एक बात बताइए, बाह्य त्रिज्या हम मान लें कैपिटल R है। तो कैपिटल R का मान कितना दिया है उसने? b दिया है। और यहाँ देखिए स्मॉल r कितनी है? तो स्मॉल r आप निकाल लेंगे, सावधानी पूर्वक देखिएगा। तो आप कहेंगे मोटाई कितनी है इसकी? a मोटाई है। तो हम कहेंगे स्मॉल r जो होगी b माइनस के a होगी। तो यहाँ पर देखिए खोखले बेलन की त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या वह कितनी है? b है। और इसकी जो छोटी त्रिज्या है स्मॉल r है, b माइनस के a है। अब वो कहता है गोले को पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाता है। तो आप जानते हैं जब कोई चीज पिघलाकर बनाई जाती है तो आयतन समान रहता है। तो आप कहेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा किसके? खोखले बेलन के आयतन के, होलो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। आप देखिएगा दोनों का फॉर्मूला जानते हैं आयतन का। तो बताइए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई r³। इसी प्रकार से इसका आयतन जो होगा पाई, देखिएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू h है। तो हमसे क्या पूछा है? देखिएगा यहाँ पर देखिएगा उसने कहा पिघलाया जाता है तो लंबाई पूछी है, खोखले बेलन की लंबाई। तो बताइए लंबाई कितनी मान ली यहां से लेकर यहां तक इसकी? कैपिटल H है। तो कैपिटल H का मान निकालना है। सिंपल सी गुणा भाग बन जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो आप एक बात बताओ यहाँ कितना लिखा था? 4/3 पाई r³ बराबर पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहाँ h लिखा था। पाई से पाई कट जाता है तो यहाँ पर कितना आएगा? 4/3 r³ बराबर, देखिए स्मॉल r कितनी है और कैपिटल R कितनी है आपको पता है। तो हम कह सकते हैं b प्लस b माइनस a। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए b माइनस, अब जैसे माइनस अंदर गुणा करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है प्लस के a आ जाती है, इंटू h हो जाता है। बस अब इसे सोल्व कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से b से यहाँ b कट जाता है तो यहाँ पर कितना आएगा? 4/3 r³ बराबर 2b माइनस a, और यहाँ वैल्यू आ जाती है a इंटू h आ जाती है। अब देखिए केवल हमें किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है। तो बाकी ये वैल्यू नीचे आ जाती है। तो हम कहेंगे 4/3, 4/3 या कह दी 4r³/3। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा? 2b माइनस के a और इंटू a, और ये वैल्यू किसकी आ जाती है? h की आ जाती है। हमसे यही पूछा है तो ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 3a ब्रैकेट 2b माइनस के a, ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर किनारे का एक ठोस घन एक बेलनाकार बर्तन में पानी से पूरी तरह से डुबाया जाता है। तो एक घन है जिसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये क्या है? एक घन है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा एक बेलनाकार बर्तन में पानी से पूरी तरह से डुबाया जाता है। तो एक बताओ बेलनाकार बर्तन है, इसमें ये घन को डुबाया जाता है। अब उसने कहा इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या है? 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है इसकी?
32 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा बर्तन में पानी 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है। इसका मतलब इस बर्तन में ऑलरेडी जो पानी है वह कितना है, 15 सेंटीमीटर तक है। इसका मतलब इसकी बर्तन की ऊंचाई भले ही 32 सेंटीमीटर हो, लेकिन इसमें पानी जो है वह कितना है, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक है। और जब ये घन इसमें डुबाया जाएगा तो आप कहेंगे अपने आयतन के बराबर पानी को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये इसके अंदर आयतन था, जैसे ही घन इसमें डूबा तो इसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो आप बताइएगा जैसे ये पानी का यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, तो आपसे यही पूछा है कि घन को डुबाने पर इसकी ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी, यही आपसे पूछा है। तो हम इसको क्या मान लें, जैसे इसमें घन डूबा तो इसकी ऊंचाई में कितने की वृद्धि हुई, h की वृद्धि हुई। जितना इसका आयतन होगा उतना ही ये आयतन को बढ़ा सकता है। तो हम कह सकते हैं घन का आयतन, घन का आयतन जितना घन का आयतन था, और ये जब बेलन के अंदर डुबाया जाता है तो उतना ही पानी हटा सकता है। तो घन का आयतन, तो आप कह सकते हैं बराबर होगा बेलन के आयतन, आयतन में वृद्धि के बराबर, आयतन में वृद्धि के बराबर। इसका मतलब बेलन जब उसके अंदर, देखिए बेलन के अंदर जब घन डुबाया जाता है तो जितना घन का आयतन होगा उतना ही पानी को वो बढ़ा सकता है। तो हमने क्या लिखा है, घन का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन में वृद्धि, जितनी भी उसके अंदर आयतन में वृद्धि हुई है। तो अब बताइए सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपसे कहूँ घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होती, तो यहाँ भुजा कितनी है 12, 12 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना पाई आर। तो यहाँ आर तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे घन को डुबाया जाएगा तो आर तो वही रहेगी, बस हाइट में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा 20 का स्क्वायर इंटू एच, जो हाइट में वृद्धि होगी हमने कितना मान लिया है, एच मान लिया है। बस हम इसको सोल्व करते हैं तो हम देखिएगा बड़ा सिंपल सी यहाँ गुणा भाग बन जाती है। तो यहाँ 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 22/7 गुणा 20 गुणा 20 और इंटू एच हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 4 से काटिएगा, 4 पंजे यहाँ 20 होगा और 4 तिया यहाँ 12 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 पंजे 20 हो जाता है और 4 तिया 12 हो जाता है। अब ये देखिए डिवाइड कर लो, यहाँ पर कितना है 11 आएगा और यहाँ कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ 9 9 छंग 54 कितना होगा 54 गुणा 7 और नीचे जो आएगा तो हम कह सकते हैं 25 गुणा 11, ये तो वैल्यू आ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था घन का आयतन। और आप एक बात बताओ, जो वृद्धि हुई है वह आपके पास आ चुकी है, तो आपसे पूछा है पानी के बर्तन में पानी की ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी। तो पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 चौक 28 हो जाता है, 7 पंजे 35 और 35 और 2 37 हो जाता है, बटे नीचे कितना आएगा 11 पंजे 55 हो जाता है। अब 11 दूनी 22 और 22 और 2 कितना हो जाता है 11, 22 और 5 27 और बराबर क्या आ जाता है एच आ जाता है। इसको हम प्रॉपर देखिएगा डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 275 से हम डिवाइड करेंगे 378 को, तो पहले एक बार जाएगा 275, यहाँ कितना बचता है 3 बचता है और यहाँ कितना बचता है 0 और यहाँ 1 आ जाता है। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो h का मान कितना आएगा 1.4। इसका मतलब घन को बेलनाकार बर्तन में डुबाया जाता है तो उसकी हाइट में कितने की वृद्धि हो जाती है 1.4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। सिंपल सी गुणा भाग कर सकते हैं, तो 20 का ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर के एक ठोस बेलन से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकुकार गुहा बाहर निकाला जाता है। तो बताइएगा एक बेलन है, अब इस बेलन से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु बाहर निकाला जाता है। तो बताइए बेलन की ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है, ये बेलन की ऊंचाई है
और बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। अब इससे क्या निकाला जाता है? एक शंकु निकाला जाता है। तो आपसे पूछा शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो बताइएगा जो बचा भाग है, तो बचा भाग क्या है ये? तो आप कहेंगे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा? बेलन का सरफेस एरिया होगा। तो अब बताइए बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वह होता है 2πr/h है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हिस्सा बचा है यह भी हिस्सा बचा है, तो आप कहेंगे ये बेलन का आधार है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², क्योंकि इसका आधार जो होता है सर्किल होता है। और एक हिस्सा और बचा है, यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हम कह सकते हैं, आप कह पाएंगे ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा किसके निकालने के बाद बचा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर शंकु को निकालने के बाद, तो यह क्या होगा? शंकु का सरफेस एरिया होगा। तो बताइए शंकु का सरफेस एरिया कितना होता है? πr/l होता है। तो अब एक बात बताओ, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए शंकु की जो स्लांट हाइट है वह कितनी होगी। तो पहले शंकु देखिएगा आप, यहाँ इस प्रकार से ये शंकु बना है जिसकी ऊंचाई कितनी है? बेलन के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/2। तो यहाँ क्या बन जाती है? पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। और यहाँ पर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, तो जैसे ही आप निकालेंगे तो एल का स्क्वायर बराबर होगा 18 का स्क्वायर प्लस 15/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324 होगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 और बटे 4। 4 की गुणा इधर कर लीजिए, 4 चौक 16 हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 हर एक 9 हो जाता है, 4 तिया 12 प्लस 225/4। अब देखिए दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 6 5 11 हो जाता है। अब 9 2 11 और एक 12 हो जाता है, और यहाँ 12 और 2 14 और एक 15 हो जाता है, 1521/4 हो जाता है। तो आप एक देख पाएंगे 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो निकाल लेंगे आप। तो हम जानते हैं 4 का वर्ग तो हो नहीं सकता, यहाँ पर किसका होगा? 3 का वर्ग, 3 3 9 हो जाता है। यहाँ वैल्यू आ जाती है, देखिए 6 2 1 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर वैल्यू आएगी 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 से ही प्लेस वैल्यू रखेंगे। 9 9 81 होता है, 9 छंग 54। अब 54 में 8 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 39 का आएगा, नीचे 2 का आएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाती है? स्लांट हाइट आ जाती है। अब जब ये स्लांट हाइट निकल जाती है तो आप प्रॉपर वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिएगा। तो हम यहाँ क्या कॉमन कर लें? पाई आर कॉमन कर लें, यहाँ पाई आर कॉमन कर लें तो यहाँ क्या आएगा? 2h प्लस आर प्लस एल। अब देखिए पाई में वैल्यू बतानी है तो यहाँ पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। आर का मान कितना है? तो आप यहाँ कितना लिख सकते हैं? 15/2 लिख सकते हैं। एच का मान कितना? 18, 18 दूनी 36 हो जाता है। और आर का मान कितना है? 15/2 है, और प्लस यहाँ पर क्या है? 39/2 है एल का मान। अब देखिए सिंपल सी ये गुणा भाग बन जाती है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा? पाई 15/2। अब जैसे इन्हें देखिए इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एलसीएम सेम हो जाएगा, तो इसका मान कितना होगा? देखिएगा 9 और 5 कितना होता है? 14, 3 और 1 4 और 1 5, और 54 का आधा करेंगे 27, तो यहाँ 36 प्लस 27 ये हो जाता है। अब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? देखिएगा पाई गुणा 15/2, और दोनों को ऐड करिएगा, 6 और 7 13 हो जाता है, 3 2 5 और 1 6 हो जाता है। अब इसको प्रॉपर सोल्व कर लें तो 15 से देखिएगा इसकी गुणा करते हैं, यहाँ पर 15 तिया 45 होगा, यहाँ पर कितना आएगा? 15 तिया 45, 15 छक्का 90 है, 90 और 4 कितना हो जाता है? 94 हो जाता है, पाई के साथ और बटे 2। जैसे अब देखिए 2 से इसे भाग करते हैं हम, सिंपल सा देखिएगा यहाँ पर, तो हम इसको 2 से भाग करिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 4, 9 दूनी 4 दूनी 8 होता है, बचा कितना? 1 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 2, यहाँ 5। इतना आंसर आ जाता है 472.5 पाई। यह शेष ठोस
का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। यही हमारा सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा गुणा भाग है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर का एक समषष्ठभुज है। तो प्रिज्म का जो आधार है वो एक समषष्ठभुज है। तो आप जानते हैं समषष्ठभुज में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब इसका जो आधार दिया है वह समषष्ठभुज दिया है और उसकी भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और प्रिज्म की जो ऊंचाई है वह दे रखी है 12√3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, देखिएगा प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन जो होता है बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? प्रिज्म की ऊंचाई। तो बताइए आधार जो है वह समषष्ठभुज है, तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है यहाँ पर? 5, 5 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई प्रिज्म की कितनी है? 12√3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 12√3 आ जाता है। बस सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा इसको। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 गुणा √3/4, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है गुणा 12√3 हो जाता है। 4 से इस 12 को काट सकते हैं 3 बार। तो अब देखिएगा √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 आ जाता है। तो यहाँ आएगा 6 गुणा 3 गुणा 25 गुणा 3। तो अब एक बात बताइएगा, 25 छक्का 150 हो जाता है। अब 150 गुणा किससे करते हैं? 3 से। तो कितना होगा? 450। और 450 की गुणा किससे कर देते हैं? 3 से कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाता है प्रिज्म का आयतन 0, 5 तिया 15 हो जाता है, 4 तिया 12 और 1 13 आ जाता है। तो प्रिज्म का जो आयतन आता है 1350 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम संभव आकार का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तो बताइएगा एक घन है, इससे एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तब एकदम बताइएगा क्या काटा जाता है? बेलन काटा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो घन की भुजा होगी, जैसे हमने माना घन की भुजा कितनी? 1, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? a होगी। इसी प्रकार से जो बेलन की त्रिज्या होगी वो घन की भुजा का आधा होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी a/2 होगी, क्योंकि इसी से काटा जाता है अधिकतम सरफेस का। तो आपसे पूछा है घन के शेष सामग्री मूल घन का आयतन का कितना है? तो बताइए शेष सामग्री, तो आप बताइए घन का आयतन कितना होगा? साइड क्यूब। इसमें से काटा क्या जाता है? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई। आर क्या होगा यहाँ पर? r/2 का होल स्क्वायर। अब इंटू एच क्या होगी? यहाँ पर a होगी। तो ये शेष आयतन बचा है किसका? मूल आयतन का। तो मूल आयतन कितना है? a³ है। और परसेंटेज में पूछा है तो किससे गुणा कर दें हम? 100 से गुणा कर दें। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा इसको, तो यहाँ आ जाता है a³ माइनस के पाई। अब a²/4 गुणा यहाँ क्या हो जाता है? a हो जाता है, ये a है। अब a² a से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाता है ऊपर देखिएगा? तो हम कह सकते हैं a³ आ जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी? a³। अब पाई का मान कितना रख लें? 22/7 और 7 चौक 28, नीचे 28 आ जाता है और यहाँ a³ आ जाता है, बटे a³ हो जाता है। 28 इधर जाएगा, 28 a³ माइनस के 22 a³। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा यहाँ पर? 6 a³ बटे 28, यहाँ पर क्या हो जाता है? 28 a³ और गुणा कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। a³ से a³ कट जाता है। अब इसको हम डिवाइड कर लें 4 से, 4 7 28, इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 25 हो जाता है। 25 छक्का
150/7% हो जाता है। अब 7 से भाग कर लेते हैं, तो हम जानते हैं 7 दूनी 14 हो जाता है। बचा कितना है? 1। तो अब यहाँ 10 हो जाता है, 7 का 7 होगा, 10.3 बचा, 7 चौक 28, 21.4% शेष आयतन बच जाता है। तो हमसे यही पूछा है, तो हम कह सकते हैं 21 दशमलव कितना होगा, 4 है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि समथिंग आगे बढ़ेगा, तो 21.4 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो बताइए, एक शंकु है, अब इस शंकु की ऊंचाई जो है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई काय में दे रखी है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है, और उसने कहा इसका जो सरफेस एरिया है शंकु का, इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो बताइए, इसका आधार जो होता है वह क्या होता है? वृत्त होता है। तो शंकु का सरफेस एरिया शंकु के आधार के क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है। तो अब बताइए, ये 4 गुना है, तो बराबर करने के लिए 4 से गुणा इधर कर देते हैं। तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका? पाई आर एल होता है। और इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर गुणा 4 हो जाता है। तो देखिएगा, पाई से ये पाई कट जाता है, एक आर से ये आर कट जाता है, यहाँ एल बराबर कितना हो जाता है? 4r हो जाता है। इसका मतलब शंकु की जो स्लांट ऊंचाई है, स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट किसके बराबर है? 4r के। तो अब एक बात बताओ, यदि हम यहाँ पर देखते हैं, ये शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है और यहाँ जो स्लांट हाइट है, तो अब बताइए स्लांट हाइट कितने के बराबर है? रेडियस के अनुसार 4r के बराबर है। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं, देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाता है? आर स्क्वायर के। तो हमारे पास ये वैल्यू है 4r है, तो यहाँ कितना हो जाता है? 16r स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार से देखिए, h का मान क्या है? यहाँ 35, 35 का स्क्वायर है। तो आप जानते हैं 35 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 15 दूनी 30, तो 30 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 1225। तो यहाँ वैल्यू आ जाती है 1225 प्लस आर स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर है प्लस का, इधर जाकर माइनस का होगा, तो यहाँ आ जाता है 15 आर स्क्वायर बराबर, यहाँ जाता है 1225। 5 से डिवाइड करिएगा, तो 5 से जस्ट डिवाइड करें, 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाती है वह आ जाती है 245/3, क्योंकि यहाँ 3 बचेगा। आर स्क्वायर का मान हमारे पास है 245/3। लेकिन आपसे क्या पूछा है? इसका आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 245/3, और इंटू एच, देखिए एच यहाँ पर कितना है? 35 है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, देखिएगा 22/7, तो 3 गुणा 7 गुणा 245/3 गुणा 35। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व करते हैं, तो 7 से भाग करिएगा, इसको कितनी बार जाएगा? 5 बार। इससे इसकी गुणा करिएगा, तो ये कितना आएगा? 110 गुणा 245/3 9 हो जाता है। गुणा करेंगे 0, 11 पंजे 55 हो जाता है, 11 चौक 44, और 44 में कितना जोड़े हम? 5, तो कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। 11 दूनी 22, और 22 में हम कितना जोड़ लें? 4, तो यहाँ 26 हो जाता है बटे 9। जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा? 2994.44 आएगा। लेकिन ये काय में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। तो जैसे इसे मीटर क्यूब में बनाएंगे, तो 2.94
ये आपका आ जाता है, यहाँ पर वैल्यू 4, ये काय में आ जाता है आपका मीटर क्यूब, और हमसे मीटर क्यूब में ही पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, सी इसका ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खंड, तो एक देखिएगा एक वृत्त खंड है, तो उसकी त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर है, और उसके केंद्र पर जो कोण बना है 120 डिग्री बना है। इसे मोड़कर एक वृत्तखंड की दो सीमांकन त्रिज्याओं को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। इसका मतलब जो त्रिज्या है इस वृत्तखंड की, उसको मोड़कर क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये शंकु बनाया जाएगा तो ये क्या है, चाप की लंबाई है, इसको कहेंगे ये चाप की लंबाई, जिसे हम एल कहते हैं, चाप की लंबाई। और जब भी क्या बनाया जाएगा, इससे शंकु बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, शंकु बनाया जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो हम कहेंगे चाप की जो लंबाई होगी, चाप की लंबाई शंकु के आधार की परिधि के बराबर होगी, आधार की परिधि के बराबर होगी। तो आप जानते होंगे परिधि क्या होती है, वृत्त होती है, क्योंकि इसका आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो अब एक बात है, चाप जो है, तो चाप की जो लंबाई होगी बराबर होती है 2 पाई r थीटा बटे 360। तो यहाँ थीटा कितना 120, 120 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो यहाँ आ जाता है L बराबर 2 पाई r बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाता है। सिंपल से गुणा भाग बन जाती, क्योंकि चाप की लंबाई आपके पास है 2 पाई r बटे 3। अब शंकु का जो आधार होता है वह क्या होता है, वृत्त, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा इसमें मैथ तो लगना नहीं है, मगर शंकु की त्रिज्या अलग होगी और इसकी त्रिज्या अलग होगी, क्योंकि ये आप बताइए ये किसकी त्रिज्या है, ये है वृत्तखंड की, तो इसको r1 कह दीजिएगा, इसकी त्रिज्या को आप r1 कह दीजिएगा, और यहाँ पर जो रेडियस बनेगी इसको आप r2 कह दीजिएगा। तो ये r2 है और ये r1 है, 2 पाई से ये 2 पाई कट जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, r1 बटे 3 बराबर r2। तो यहाँ पर r1 कितनी है, 10.5 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा r2 की जो वैल्यू हो जाती है 10.5 बटे यहाँ 3 हो जाती है। सिंपल सी बात है। तब एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं 3 तिया 9, 3 पंजे 15, इतना करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये देखिएगा सेंटर पे कितना डिग्री कोण बना है, उसके अनुसार आप त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा तो आप कहेंगे 120 डिग्री कोण बना है, तो टोटल सेंटर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 360 का। तो यहाँ पर कितना 1/3। तो जो इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या दे रखी है ना, जो भी सॉरी वृत्त खंड की त्रिज्या जो दे रखी है, उस त्रिज्या का 1/3 कर दे तो वह शंकु की त्रिज्या आ जाती है। बस आपको यहाँ चेक करना है कि जो वृत्त खंड है उसके केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है, 120 है, तो टोटल कितना होता है 360, तो 1/3 आएगा। तो आप कह दें कि वृत्त खंड की जो त्रिज्या होगी उसका 1/3 हम कर दें तो शंकु की त्रिज्या आ जाती है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए शंकु की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए R2 की वैल्यू जाती है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो देखिएगा ध्यान पूर्वक यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, किसकी, वृत्तखंड की रेडियस है, तो वह क्या बनेगी, यहाँ पर देखिएगा स्लांट हाइट बनेगी, तो यहाँ कितनी हो जाती है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, इसकी हाइट पता होना चाहिए। तो पहला हाइट निकालेंगे, और हाइट किस प्रकार से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, h² प्लस r² बराबर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, L² के। हमें h का मान निकालना है, तो r का मान हमें पता है, देखिएगा 3.5, तो 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर बराबर
इसी प्रकार से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 21/2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं, देखिए प्रॉपर यहाँ पर बड़ी गुणा भाग तो है नहीं, एच स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49/4 बराबर 441/4। इसको इधर ले जाइए तो एच स्क्वायर बराबर होगा 441, दोनों कैल्शियम समान है, माइनस के 49/4। तो हम जैसे इसे घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, तो 11 में से 9 गए तो 2 आ जाता है, यहाँ कितना बचता है, 9 आ जाता है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, और बटे 4 हो जाती है। अब इसको हम देखिए 4 से भाग कर लें तो यहाँ पर क्या जाता है, तो आप कह सकते हैं 4 नम 36 हो जाता है, बचा कितना है, तो यहाँ बचता है देखिएगा 3 4 अट्ठे 32 हो जाता है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 98। लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√2 लिख सकते हैं। तो एच का मान कितना है, 7√2 आया है। लेकिन आपको क्या बताना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम बताना है। तो सिंपल सी गुणा भाग अब बची रहती है। तो बताइएगा शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई में ही बताना है तो बड़ी बात नहीं है, अब देखिए पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है, 1/3 पाई। अब आर का मान कितना है आपका, है 3.5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार एच का मान हमारे पास कितना है, देखिए 7√2 है, तो यहाँ 7√2 आ जाता है। अब बस इसको प्रॉपर इस प्रकार से सोल्व करिए जैसा आपका आंसर है, तो 7 का ऊपर क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर, देखिए 7 का क्यूब बन जाता है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343√2 पाई ऊपर आ जाता है, और नीचे कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, ये इसका आंसर आ जाता है। तो आप देख पाएंगे आंसर आपका कितना होगा, 343√2 पाई बटे 12, यही इसका सही आंसर हो जाता है। गुणा भाग है, थोड़ी टिपिकल, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताइएगा एक पिरामिड है, लेकिन इसका जो आधार है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो एरिया कितना है, देखिए 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे उसने कहा है, देखिएगा पहले एक पिरामिड है जिसका आधार जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसका एरिया कितना दे रखा है, 16√3 दे रखा है। यदि इसके एक पार्श्वफलक का क्षेत्रफल, इसका मतलब एक सरफेस का एरिया दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस समबाहु देखिएगा, सॉरी किसका, पिरामिड का एक सरफेस एरिया का, एक का सरफेस एरिया दे रखा है पिरामिड का, कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप जानते हैं पिरामिड का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, एक बात बताइएगा, यहाँ पर आपको टोटल सरफेस नहीं दे रखा, उसका एक सरफेस का एरिया दे रखा है। कितने सरफेस का, एक सरफेस का एरिया। तो आप जानते हैं, तो हमारे पास जो आधार है उसका परिमाप टोटल नहीं चाहिए, एक एक माप चाहिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर कितना रखते हैं, यहाँ 30 रखते हैं, 1/2। तो आधार क्या है इसका, समबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी भुजा निकाल लेंगे आप। तो बड़ा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी इसकी साइड होगी उसका स्क्वायर, बराबर 16√3। तो √3 से √3 कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगी, साइड स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ पर जो साइड आ जाती है समबाहु त्रिभुज की 8 आ जाती है। यदि आपसे कहता परिमाप टोटल निकालिए, तो आप कहते
समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3, तो 8 या 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ना, एक सतह का है, तो आप यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, तो आपको परिमाप लेना है तो एक भुजा का लेना है। तो यहाँ पर कितनी हो जाती है? 8। हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा तिर्यक ऊंचाई रख सकते हैं। इसको हम भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से हम 30 को भाग करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई जो आ जाती है 7.5 सेंटीमीटर आ जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ तिर्यक ऊंचाई आती है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर ऊंचाई पूछा है। तो अब एक बात बताओ, तो आपको ये पता होगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब एक ध्यान पूर्वक यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले आपको क्या भी निकालना है? यहाँ आर निकालना है। तो आर किस प्रकार से निकाली जाएगी? यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जब आप पिरामिड बनाते हैं ना, देखिएगा पिरामिड इस प्रकार से होगा। यहाँ पर यहाँ देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पिरामिड होगा। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी, देखिएगा यहाँ देखिएगा, जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो ये होगी, ये आप कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इसकी आर होगी, ये इसकी हाइट होगी, और ये क्या होगी? इसकी एल होगी, और ये आर होगी। आर क्या होगी? इसकी इन सर्किल होगी। क्या होगी? इन सर्किल। तो आप कहेंगे इन सर्किल की रेडियस निकालें। आप यहाँ से देखिएगा जो आर की वैल्यू निकालते हैं, तो इन सर्किल रेडियस कैसे निकाली जाती है? तो आप कहेंगे a/2√3। तो हम कहेंगे इसकी जो भुजा है वह कितनी है? 8 है, तो 8 यहाँ रखेंगे। 8/2√3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 4/√3। तो यहाँ पर इन सर्किल जो रेडियस आ जाती है वह कितनी आ जाती है? 4/√3। अब हमारे पास एल भी है, आर भी है, केवल एच का मान निकालना है। तो बताइए एल कितना है यहाँ पर हमारे पास? तो हम कह सकते हैं 15/2। 15/2 का मतलब है 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225/4 बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का मान हमारे पास कितना है? 4/√3। तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है, नीचे कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 225/4 माइनस के 16/3 बराबर एच स्क्वायर हो जाता है। देखिएगा अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाता है? तो 12 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 75 होगा, और 3 दूनी 6। इधर किससे गुणा करेंगे हम? 4 से 16 चौका 64, अब बट्टे 12 आ जाता है बराबर एच स्क्वायर। देखिए 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, इसी प्रकार से 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, और यहाँ कितना आ जाता है? 6 और बट्टे 12 बराबर कितना आ जाता है? एच स्क्वायर आ जाता है। अब इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा है, पिरामिड की जो ऊंचाई होगी 611/12 का स्क्वायर रूट होगी, और यही इसका आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खोखले अर्धगोलीय बर्तन का आंतरिक व्यास, तो क्या दे रखा है? खोखला अर्धगोला। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये खोखला अर्धगोला है, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आंतरिक व्यास जो दिया है वह कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ रेडियस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर कह दीजिएगा, यहाँ 12 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इसकी स्मॉल आर कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर हो जाती है। और यह है इस्पात की चादर से बना हुआ है, और इसकी मोटाई जो है, तो मोटाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ कैपिटल आर जो होगी वह कितनी हो जाती है? 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है ये इस प्रकार का, देखिएगा। तो उसने पूछा है इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़ा आसान है, पहले देखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है? देखिएगा अर्धगोला है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो आपको ये पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई, यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाता है। और देखिए टोटल निकालना है तो ये वाला सरफेस भी जुड़ेगा, ये वाला सरफेस भी जुड़ेगा। तो यहाँ दो सर्किल दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं
प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है इस इमेज का। सिंपल सी गुणा भाग बनती है, देखिए यहाँ पर। तब एक मैं आपसे पूछूं, पाई कॉमन कर लें यहाँ, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस इसे एक बार हम जोड़ लेते हैं और इसे एक बार हम घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई में वैल्यू बतानी है तो यहाँ 2, देखिएगा बड़ी आर कितनी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 25/2। और इसको देखिए 25/2 लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625/4 प्लस स्मॉल आर जो है यहाँ पर देखिएगा वह कितनी है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाता है। प्लस यहाँ दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 24.5 आ जाता है। और दोनों को घटाया जाए तो 0.5 आ जाता है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा पाई यहाँ पर क्या आएगा 2, जब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर वैल्यू तो 4 चौक 16 हो जाता है, 4 चौक 16 एक 17 हो जाता है, 4 और 1 5 हो जाता है बटे 4, और इससे ये वैल्यू कट जाती है। तो प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ वैल्यू आ जाती है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। इसको इससे डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 20 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर कितना जाता है, 4, 5 चौक 20 हो जाता है और 5 नम 45। तो यहाँ वैल्यू आती है 49/4 आ जाती है। बस इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ पर देखिएगा तो पाई यहाँ वैल्यू आ जाती है 6 5 11 हो जाता है, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाता है, 5 6 11 और 1 12 हो जाता है और बटे 2, इतना मान यहाँ जाता है प्लस 49/4, इतनी वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर एलसीएम सेम कर ले तो हम, तो पाई तो यहाँ कितना आएगा 2400, 2 क्योंकि 2 से नीचे गुणा करेंगे 200 पर, प्लस 49 और बट्टे कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो प्रॉपर इसको जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर तो पाई हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 9 और 2 11 हो जाता है और 4 और 1 5, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 24 अब बटे 4। जैसे 4 से भाग करेंगे 4 छंग 24 हो जाता है, 4 छंग 24 हो जाता है। फिर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 0, फिर अगला देखिए 0 आएगा, 4 1 ना 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 4 छंग 24 हो गया, कितना बचा है तो आप कह सकते हैं 4 1 ना 4, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 4 1 ना 4 बचा है। फिर एक बार बताइए बचा कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 11 बचा है, 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 612.75 पाई, यही इसका आंसर हो जाता है 7 5 पाई। तो आपसे जो पूछा गया था इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 612.75 पाई, यही इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 33 सही 1/3% कम कर दिया जाता है। तो बताइए व्यास को कम कर दिया जाता है कितना, 33 सही 1/3% कम कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला इसका जो डायमीटर था वह कितना था, 3 था, तो 3 से कितना कम कर दिया 1, तो इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और आप जानते हैं डायमीटर का रेशियो ही क्या बन जाता है, रेडियस का। R1 और R2 का रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। इसी प्रकार से उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है, तो H1 इंटू H2 का रेशियो जाता है 1:2 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, आयतन का अनुपात पूछा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिएगा आयतन निकालना, तो आयतन क्या होगा, V1 और V2 का रेशियो जैसे निकालना है तो यहाँ कितना आएगा पाई R, तो यहाँ पर R कितना देखिएगा 3, 3 का स्क्वायर इंटू H कितना है 1 है, पाई 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, पाई से पाई कट जाता है, ऊपर 9 आएगा, नीचे कितना है 8 आएगा,
इसका मतलब पहले आयतन कितना था 9, 9 से कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो कितना कम हुआ, एक कितने से 9 से गुणा 100, तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा 11 सही 1/9% कम हो जाता है पहले वाले आयतन से, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो एक शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो बताइएगा पहले इसकी रेडियस जो भी थी r1 और यहाँ r2, इसका मतलब पहले रेडियस 1 थी, तो अब कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, और नए शंकु का आयतन प्रारंभिक आयतन का 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब पहले वाले का आयतन 3 गुना हो जाता है। तो बताइए वॉल्यूम V1 और V2 का रेशियो कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, शंकु और नए शंकु की ऊंचाई के बीच का अनुपात, तो बताइएगा। तो हम जानते हैं V1/V2 बराबर क्या होगा 1/3 पाई, तो यहाँ पर देखिएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर बटे H2। तब एक बात मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर देखिएगा इससे ये कट जाता है, इसका रेशियो कितना दे रखा है 1/3 बराबर R1/R2, तो इन दोनों का रेशियो कितना है देखिएगा 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, तो यहाँ कितना आएगा 1/3, तो यहाँ कितना आएगा 1/4 H1/H2, तो इसको इधर ले जाइए, तो 4/3 बराबर आएगा H1/H2। यही ऊंचाई का अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है, यही ऊंचाई का अनुपात 4:3, यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर, उसने कहा चौड़ाई जो है 30 मीटर और गहराई जो है इसकी 2.2 मीटर, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके तल और इसके चारों भुजाओं पर सीमेंट चढ़ाने की लागत ज्ञात करिए। तो बताइए तल, तो तल LB और चारों दीवारों पर तो 2L + B × H का क्या पूछा है आपसे 25 रुपए की दर से कितना खर्च आएगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा 1200, कितना आएगा 1200, 2 यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है, दोनों को जोड़ेंगे 70 गुणा 2.2 बटे 10 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर कितना आएगा 1200 प्लस 0 से 0 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना 154, और 154 दूनी कितना होता है 308, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, तो हम कह सकते हैं 1508 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया जाता है, जिस पर क्या होना है सीमेंट होना है। अब बताइए इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है 1508 गुणा 25 के अनुसार, तो जैसे हम कहेंगे यहाँ पर देखिएगा 25 अट्ठे 200 हो जाता है, तो 200 में ये कितने जीरो आ जाते हैं 2 जीरो आ जाते हैं, कैरी कितना बचता है देखिएगा यहाँ पर 2 बचता है। अब 25 पंजे कितना होता है, तो अब बताइए 25 पंजे 125 होता है, 125 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है 127 हो जाता है, 12 कैरी होगा। अब 25 में हम कितना जोड़ दें 12, तो यहाँ कितना आ जाता है 37 हो जाता है। टोटल कॉस्ट जो होगी वो 37,700 रुपये होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है, तो बताइए रेडियस जो है, जो रेडियस पहली थी और बाद वाली, तो पहली से कितनी बढ़ा जाती है 150%, पहले कितनी थी 100 थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है 250 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं दोनों का रेशियो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो जाता है। तो कहता है इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो अब बताइए 20% ऊंचाई कम कर दिया, तो H1 और यह H2, तो 20% कम तो 100% थी, तो 100 से कितनी रह जाती है 80, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का अनुपात कितना होगा 5:4 हो जाता है।
तो वो कहता है इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते हैं आयतन क्या होता है, तो B1 और यहाँ पर B2, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई R2 का स्क्वायर H2। तो यहाँ पाई से पाई कट जाता है, तो R कितना आएगा, देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाता है, गुणा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाती है, देखिएगा 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, और गुणा H2 कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 कट जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, आयतन का 1:5 हो जाता है। तब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर पहला आयतन 1 था, 1 से 5 होगा, बढ़ा कितना 4, कितने से 1 से गुणा 100%, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाता है, 400%। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी गोले का आयतन 792 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आयतन कितना दे रखा है, 792/7 बराबर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर क्यूब हो जाता है। अब सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर 22 11 से काट लो, 11 दूनी 22 होता है। अब मैं आपसे कहूँ 11 7 77 होगा, 11 दूनी 22 हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 7 से 7 कट जाता है, 9 तिया 27, 27 बराबर आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं रेडियस कितनी हो जाती है, 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, गोले की त्रिज्या बताइए, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाती है, 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाता है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।